आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन नए स्टूडेंट्स, उन नए विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। आप YouTube पे मेरा चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा साथ में बेल आइकॉन होगा रेड कलर में, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम बिना समय ख़राब किए हुए आगे की ओर चलते हैं और अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। अभी तक हम 6 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम 7वीं यूनिट निर्देशन डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। यूनिट 7 डायरेक्टिंग। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था POSDC, POSDC। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। आज हम D से डायरेक्टिंग निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग, सबसे पहले हमने प्लानिंग करी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर हमने स्टाफिंग किया। सही पदों पर सही व्यक्तियों को रहने को या भरने को ही हम स्टाफिंग कहते हैं। जब आपने सभी एम्प्लॉई छांट लिए जो अच्छे आपकी फर्म में काम करेंगे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से, तो अब बात आती है कि उनको ट्रेंड करने की बात आती है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग, निर्देश देना। तो डायरेक्टिंग का अभिप्राय है संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको कम्युनिकेट करना और मोटिवेट करना है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब जब एम्प्लॉय सेलेक्ट होकर हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, तब हम उसको बताते हैं कि क्या काम करना है। उसके लिए हम डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं ताकि हम अपनी संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें निम्न की चीज़ें शामिल होती हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ को आदेश देना। जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, जितने भी जूनियर्स हैं उनको ऑर्डर देंगे, बताएंगे क्या करना है। कर्मचारियों का सुपरविज़न करना इसमें आता है अगर वे काम कर रहे हों। अधीनस्थों को उसके अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए मोटिवेट करना ताकि वो बहुत अच्छे से काम मन लगा के कर सकें, मोटिवेट हो सकें। और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करना। ये चारों चीज़ें हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं निर्देशन की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स। निर्देशन गतिविधि को प्रारंभ करता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो संस्था है उसमें जो है गतिशील तभी होती है, आगे तभी बढ़ती है जब निर्देशन दिया जाता है, डायरेक्टिंग दी जाती है। आपने प्लानिंग करनी है, आपने संगठन में एम्प्लॉयज़ लिया है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट भी कर लिया, बट जब तक आप उनको डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। डायरेक्टिंग अप्लाइज ऑन ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो सभी के सभी पर डायरेक्टिंग का काम होता है, खाली एक पे ही नहीं। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। आप ये किसी भी पूरी मैनेजमेंट वाली बुक में, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, कहीं भी किसी की भी विशेषता आती है, किसी के भी लाभ आते हैं तो उसमें लिख सकते हैं इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम की, दूसरे के बाद तीसरे की डायरेक्टिंग चलती रहती है और एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। और निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की ओर होने का मतलब है डायरेक्टिंग हमेशा सबॉर्डिनेट को मिलती है सुपीरियर से, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, बॉस से जूनियर की तरफ चलती है। इसका महत्व, इम्पोर्टेंस, यह गतिशीलता प्रदान करता है। गतिशीलता प्रदान करने का मतलब होता है मोबिलिटी, प्रोवाइड्स मोबिलिटी। इससे फर्म में कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें तेज़ी से आती है, तेज़ी आती है, क्योंकि जैसे ही बॉस अपने अधीनस्थों को आदेश लेकर निर्देश देगा तो निर्देश से ही वो सारे काम जल्दी से जल्दी करेंगे। इससे आपकी संगठन में गतिशीलता आती है। नंबर 2, कर्मचारियों के प्रयासों को एकत्रीकरण करना। इससे जो सारे कर्मचारी, हम एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब संगठन में सारी की सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी क्रियाओं में एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो ये काम तभी हो सकता है जब ढंग से डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ की जाए। नंबर 3, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है, मोटिवेशन का माध्यम है। मोटिवेशन क्या होता है, कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय जब तक उसको किसी चीज़ का लालच नहीं दिया जाता, वो मोटिवेट नहीं होता, तब तक वो काम नहीं करता। तो ये एक तरह से मीडियम है, साधन है मोटिवेट करने का, क्योंकि मोटिवेशन के द्वारा ही एम्प्लॉय बहुत अच्छे से मन लगा के काम करते हैं। यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। इससे एक फर्म के अंदर परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग होगा तो जो भी इनकी शंकाएं होंगी पूछेंगे तो परिवर्तन होंगे, परिवर्तन से संगठन आगे की तरफ बढ़ेगा।
और पांचवा है, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, बैलेंस है, वो सिर्फ यही करता है। कभी कभी व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्टिंग करके इन संघर्षों को दूर कर सकते हैं। अब ये जो हम इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये निर्देशन के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 तत्व होते हैं। पहला है पर्यवेक्षण, सुपरविज़न सॉरी। नंबर 2 है मोटिवेशन। नंबर 3 है नेतृत्व, लीडरशिप। और नंबर 4 है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। पहला सुपरविज़न, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप और चौथा कम्युनिकेशन। तो SMLC एक फॉर्म बनी इसकी। S से सुपरविज़न, M से मोटिवेशन, L से लीडरशिप और C से कम्युनिकेशन। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सुपरविज़न क्या होता है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। मान लो एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन ने 100 एम्प्लॉई रखे, 100 एम्प्लॉई, उसकी 100 लेबर काम करती है, लेकिन उनको पता है कि हमारा काम कोई नहीं देख रहा, तो वो काम ढंग से नहीं करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे। आप उन 100 के ऊपर एक सुपरवाइज़र रख दीजिए जिसका काम यही है, ये 100 बंदे अपना काम समय पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जितने भी इसको उद्देश्य दिए गए हैं, इनका टारगेट दिया गया है, वो उतना पूरा करेंगे कर रहे हैं, तो 100% एक सुपरवाइज़र को रखने से सारे काम ओके करेंगे, तो इसको सुपरविज़न कहते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी संस्था के अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करना, उसका मार्गदर्शन करना ही सुपरविज़न कहलाता है। और जो सुपरविज़न है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकारी और अधीनस्थ के आमने सामने ही होता है। सेकंड है मोटिवेशन, जो पढ़ रहे हैं हम, सेकंड नंबर दिस वन, मोटिवेशन। पहला हमने पढ़ा सुपरविज़न, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो छोटे लेवल पे चाहे वो बड़े लेवल पे, जब तक उसको लालच नहीं दिया जाएगा किसी काम को करने का, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म्स में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स में, मौद्रिक में हो गैर मौद्रिक में हो, तब तक उस काम को मन लगाकर नहीं करता। तो इसलिए मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी स्तर पे तैयार होता है, इससे थोड़ा सा लालच दिया जाता है ताकि हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तीसरा है लीडरशिप, नेतृत्व। नंबर 3 दिस वन, नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है कि वह स्वेच्छा से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर प्रयासरत हो जाता है। ये एक वह योग्यता है जिसके द्वारा वह तथा संस्था संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर पाता है। कहने का मतलब लीडरशिप एक जन्मजात क्वालिटी होती है। एक लीडर जैसा चाहता है वैसे सभी लोग करते हैं। आपने मोदी जी को सुना होगा, आपने केजरीवाल जी को सुना होगा, आपको लगता है हाँ हमारे हित की बात यही करते हैं, तो इट इज़ अ बाय बर्थ क्वालिटी, जन्मजात गुण होता है ये। तो सभी स्तर पर मैनेजरों से आशा की जाती है कि अपने अधीनस्थों को लीडरशिप जरूर दें। एक मैनेजर के लिए एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है संप्रेषण, दिस वन। संप्रेषण बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने विचारों, सम्मतियों, भावनाओं, आइडिया सबका ट्रांसफ़र होना। खाली एक तरफ से नहीं, अपना भी कहें उनके भी सुने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक समझाने की कला है, ताकि हम अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकें। तो इसको हम कहते हैं, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। चारों अच्छे से आप कर लेना। आप थोड़ा सा इनके डिटेल में पढ़ते हैं हम इनके बारे में। पहला सुपरविज़न, किसी भी एम्प्लॉई के डेली, दिन प्रतिदिन के कार्यों की जांच करना, निर्देश देना और ट्रेनिंग देना, इन सब में आता है सुपरविज़न। मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था कि 100 एम्प्लॉई रखे, वो एम्प्लॉई काम अपना जब तक ढंग से नहीं करेंगे, जब तक उनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र नहीं होगा, उनके रोज़ कामों की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेंगे। तो सुपरवाइजन का महत्व, पर्यवेक्षक की भूमिका, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, अच्छे से कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों और प्रबंध के मध्य कड़ी, एक चैन का काम करता है जो सुपरवाइजर होता है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों के बीच में एक चैन का काम करता है। एम्प्लॉयज़ की बात ऊपर तक पहुंचाता है, ऊपर की बात एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाता है। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है एक बिजनेस को करने में। सेकेंड है निर्देशों को जारी किया जाना। निर्देशों को जारी किया जाना, आप एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम देखा है सुपरविज़न कि वो दोनों के मध्य चैन का काम कर रहा है। ये आपको मैंने बता दिया पीछे। आज थोड़ा सा गला खराब है फिर, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। निर्देशों को जारी किया जाना, जो भी सुपरवाइज़र है ऊपर से जो भी ऑर्डर या निर्देश मिलते हैं उनको नीचे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाता है। और थर्ड है
अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन मेंटेन यही करता है। कौन? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कठोर पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन कर्मचारियों को अधिक अनुशासित रहकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये डिसिप्लिन बना के रखता है फर्म में। नंबर 4, पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में श्रमिक निर्धारित समय सारणी का पालन करते हैं और योजनाओं को सही दिशा में संचालित करते हैं। प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक। जो भी एम्प्लॉइज़ कोई भी बात अगर ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं सकते, जो भी सुझाव है, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उसकी सारी जानकारी एक सुपरवाइज़र देता है अपने ऊपर के लेवल के बॉसों को, सुपीरियर्स को। अभिप्रेरणा में वृद्धि, इससे मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अच्छी निर्देश क्षमता रखने वाले सुपरवाइज़र श्रमिकों को मनोबल को बढ़ा सकता है। एक अच्छा सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र भी एक तरह का छोटे लेवल पे लीडर होता है और वो खुद एम्प्लॉय को मोटिवेट करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको बोल सकता है और वो खूब मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, मैं आपको बता रहा था, ये वाला भी बहुत सारी जगह आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लाभ या महत्व में आप भी ले सकते हैं कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग, एक सुपरवाइज़र फर्म के जितने भी संसाधन हैं उनका ढंग से उपयोग करता है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है आपको मैं बता रहा था। मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए लालच देना, कि हम उसको मोटिवेट करें, प्रेरित करें, अभिप्रेरित करें कि भाई वो उस काम को करे। तो अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से जिसमें इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संगठन के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करेंगे जिससे संस्था का हित होगा। अब इसकी फीचर्स पढ़ रहे हैं हम। मोटिवेशन एक आंतरिक अनुभव है, मतलब ये अंदर से फीलिंग आती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटिवेट करेगी और उससे आप आगे काम करेंगे। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये एक लक्ष्य या उद्देश्य से जुड़ा हुआ व्यवहार होता है। कोई भी काम मोटिवेशन से किया जाता है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और ये दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरह का होता है मोटिवेशन। जब बेहतर कार्य कोई कर रहा है, पॉजिटिव कार्य कर रहा है, तो उसको इनाम के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। और जब कोई काम ढंग से नहीं कर रहा तो उसको दे तेरा डिमोशन कर दिया जाएगा, तुझे नीची पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो ये नेगेटिव होता है। दोनों तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम को कर सकें। जटिल प्रक्रिया, ये आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो ये भी घटता या बढ़ता रहता है। और ये फिर अगेन आ गया है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वाली विशेषता आप किसी में भी लिख सकते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मोटिवेशन एक बार में ही ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आप बार बार जब भी संगठन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मोटिवेशन एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम में दोबारा अप्लाई होता है, दूसरे में तीसरे, इस तरह इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस वर्क। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, दिस वन। इसमें पहला है, क्या लिखा हुआ है? पहले वांट्स, आपकी इच्छा हुई, इच्छा हुई कि कुछ खरीदना है, कुछ करना है। फिर टेंशन टू सेटिस्फाई वांट, सेटिस्फाई वांट, आपकी उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन है कि मुझे उस काम को करना है। फिर आपने नंबर 3 पे एक्शन लिया उसको पूरा करने के लिए। नंबर 4 पे क्या हुआ? रिवार्ड कंपनसेशन मनी, आपको इसके बदले में कंपनसेशन मनी, रिवार्ड मिलता है। फिर आप सेटिस्फाई हुए, नंबर 5, और फिर आप इसी प्रोसेस को यहीं सेटिस्फाई हर कोई होना चाहता है, क्योंकि वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? प्रोसेस हो गई इसकी। अब है मोटिवेशन का महत्व, इसका क्या फ़ायदा है, ये रीड कर लेना। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना। पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में सहायक होती है। मोटिवेशन कहने का मतलब कर्मचारियों का परफॉर्मेंस भी सुधरता है और संगठन के उद्देश्यों में प्राप्त करते हैं इससे। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने में ज़्यादा हेल्प करती है। मोटिवेशन कर्मचारियों के संस्था को छोड़कर जाने की दर को कम करती है। अगर मोटिवेशन होगा, एम्प्लॉय आपके मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो आपकी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मोटिवेशन संगठन में कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर को कम करती है, वो छुट्टी भी कम मारेंगे, रोज आएंगे, मोटिवेट होंगे। जब उन्हें पता है कि हमें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, कि मैं एक शेयर मार्केट कंपनी में 2006 में जॉब करता था। तो एज ए BSC था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैं एग्जीक्यूटिव था। तो उसमें हमें क्या होता था कि हमारी ड्यूटी 9 घंटे की होती थी, सुबह 12 से रात को 9 बजे तक, या सुबह 8 बजे से शाम को 6-7 बजे तक। उसमें हमें क्या कहते थे कि मान लो अगर मेरी 7 बजे छुट्टी होने वाली है, और ये बोला जाता था कि अगर मैं 8:30 बजे जाऊँगा या मैं 8 बजे जाऊँगा, तो कंपनी कहती थी, बंचिंग चलती थी, उस समय हमारा कार्ड होता था, हम अंगूठे से बंच करते थे।
तो अगर मैं 8 बजे जाऊँगा, वो कंपनी कहती थी अगर 8 बजे जाएंगे आप 10 घंटे की जॉब करेंगे तो आपको 40 रुपये रोज़ मिलेंगे। जहाँ रोज़ 7:30 मुझे हो जाते थे, मैं फिर 8 बजे का बंच करता था, 40 रुपये रोज़ मिलते थे, 4 या 1200 रुपये मेरे महीने का मेरा पेट्रोल निकल जाता था। और अगर और लेट हो जाए 9:30 बजे तक, कंपनी कहती थी हम आपको 100 रुपये देंगे। और अगर आप और लेट हो जाते हैं तो आपको 1.5 दिन की सैलरी पूरी रात रुकते हैं और प्लस डिनर बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये मोटिवेशन के तरीके ताकि आप अपने मन से दिल से काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लिए जहाँ आप काम कर रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तन को लागू करने में सहायता करती है। अब यहाँ हम एक पढ़ रहे हैं मास्लोस की विचारधारा। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से करें। इसका एक डायग्राम भी है, नेक्स्ट पेज पे है। मास्लोस, अब्राहम मास्लो इनका नाम था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, इसको मास्लोस हायरार्की भी बोलते हैं। लोगों की व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। वो कह रहे लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, उनकी वांट्स नीड से प्रभावित होता है। अभी हम पढ़ेंगे अगले पेज पे, इसका डायग्राम मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं, उसको क्रम निर्धारित कर किया जा सकता है। वो ये मास्लो जी ने 5 जो है क्रम आवश्यकताएं बताई थी कि हम जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी 5 वांट्स होती हैं। उनको एक सिस्टम है, एक तरीका है, पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं, इस तरह उन्हें पूरा किया जाता है। संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी जो मोटिवेशन है फिर ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। लोग अपनी उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी आते हैं जब वो निम्न स्तर को संतुष्ट हो जाती है। आइए एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए ये रहा डायग्राम। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपको यहाँ एक 5 स्टेप दिखेंगे ऐसे। पहला स्टेप पढ़ रहे हैं हम। जो मास्लो थे उन्होंने यह बताया था कि सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता होता है साइकोलॉजिकल आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, मकान, वस्त्र, हवा, पानी, जीवन की अन्य ज़रूरतें। सबसे पहले हर इंसान की जो वांट्स होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स में आता है ये। जब ये सेटिस्फाई होंगी तभी वो कुछ सोचेगा। नंबर 2 में आती है सुरक्षा की आवश्यकताएं। सुरक्षा मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी। अगर रोटी, कपड़ा, मकान किसी को मिल रहा है, होम, एकोमोडेशन, शेल्टर, और अगर इनसे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सिक्योरिटी करना चाहेगा, वो चाहेगा मुझे सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं कहीं अपने स्कूल में, या आप कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, हमें पता कोई हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो पुलिस है, कोई चोर नहीं आएगा, तो हम सुख शांति से अपना जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर दंगे चल रहे हैं और हम मान लो अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा माइंड बाहर रहेगा, हम सेफ और सिक्योर नहीं है। तो इसलिए हर इंसान अपने 2nd नंबर पे सिक्योरिटी चाहता है। जब उसकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो सिक्योरिटी की ओर ध्यान देता है। नंबर 3, सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लगाव, जुड़े होने की एहसास, दोस्ती, मतलब सोशल प्रेस्टीज भी चाहिए होती है, समाज में भी इज्जत चाहिए होती है। एक ग्रुप होना चाहिए दोस्तों का, आप समाज में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपका नाम है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप परिवार में रहेंगे, आप क्या करते हैं, आप है तो अरबपति, रहते जंगल में, तो समाज नहीं है आपका कोई भी, तो कोई फ़ायदा नहीं, समाज भी होना चाहिए। नंबर 4, सम्मान की आवश्यकताएं। नीड, आप इसको कहेंगे एस्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकताएं। मतलब हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। एक डेजिग्नेशन जो होती है, जैसे प्रिंसिपल है, ये डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब सम्मान है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 5 पे है सेल्फ रियलाइजेशन। ये वो आत्मा परमात्मा वाली बात है कि अपने आप को पहचानना। तो मास्लो ने यह बताया था कि 5 आवश्यकताएं हैं, इनका कर्म है। और सबसे पहले इंसान साइकोलॉजिकल नीड्स आएगा, रोटी, कपड़ा, मकान। नंबर 2 जब ये पूरी हो जाएंगी तो वो सिक्योरिटी की तरफ आएगा। जब सिक्योरिटी वाली पूरी हो जाएगी कि नौकरी, सिक्योरिटी में क्या है, नौकरी की सुरक्षा चाहिए, आय की स्थिरता चाहिए, पेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। नंबर 3 पे सामाजिक आ जाती है, सोशल, उस समाज में जुड़ा रहना, एक इज्जत मिलना, वहाँ पे फैमिली होना, दोस्त होना, ये सब चाहिए। नंबर 4 पे सम्मान की आवश्यकता है, एस्टीम की, एक पद होता है, डेजिग्नेशन होती है, ये प्रिंसिपल है, ये डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इससे इज्जत बढ़ती है। और लास्ट में आत्मसंतुष्टि या स्वयं संतुष्टि, अपने आप को होना, ये सब इसमें सारी आवश्यकताएं। तो मास्लो की जो हायरार्की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में जरूर आता है, आप इसको बहुत अच्छे से करें। अभी ये रिवीजन है इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, कभी और आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो इसको भी बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं मौद्रिक और गैर मौद्रिक मोटिवेशंस के बारे में, अभी प्रेरणाओं के बारे में। मौद्रिक, मोनेटरी मोटिवेशन, और नॉन मोनेटरी मोटिवेशन। नॉन मोनेटरी मोटिवेशन, मोनेटरी जैसे नाम से पता लग रहा है, जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है, मोनेटरी मोटिवेशन होती है। और जिनका मुद्रा से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो गैर मौद्रिक हो गई। जैसे सैलरी, महंगाई भत्ता, वेतन, डीए, सब इसमें आता है। और इसमें पद प्रतिष्ठा, उचित पद होना, मान सम्मान की आवश्यकताएं, ये सब आती हैं। लाभ में भागीदारी, संस्था में लाभों में कर्मचारी को हिस्सा,
कर्मचारी को कहा जाता है कई बार कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल जाएगा, तो ये मॉनेटरी में आता है। ऐसे मोटिवेशन करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है और खूब मन लगा के काम करते हैं। इसमें वातावरण अच्छा होना, कार्य वातावरण अच्छा होना, संगठनिक वातावरण अच्छा होना, ये सब आते हैं। इसमें बोनस, वेतन के अतिरिक्त ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें जीवन वृद्धि के विकास के अवसर, कौशल वृद्धि होती है। इसमें कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है और इसमें कार्य को अधिक रुचिकर बनाने का काम किया जाता है। इसमें आपका परक्विजिट्स होते हैं, जैसे आपके सैलरी के अलावा मकान, नौकर, गाड़ी की फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी, घूमने का अलाउंस, मोबाइल का बिल, ये सब चीज़ आती हैं। घर, मकान, नौकर, दुकान, गाड़ी का ड्राइवर, सब। और इसमें मान सम्मान के लिए जो संबंधित हैं वो आते हैं। ये सहभागीदारी या स्टॉक बाजार में कम कीमत पर शेयर, ये भी आ सकते हैं। इसमें शेयर दे देती है हमारी कंपनी। इसमें पद या सुरक्षा या स्थायी नौकरी देती है। इसमें सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि मिल जाते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें कर्मचारियों की भागीदारी निर्णय हो जाती हैं। तो ये सब है डिफरेंस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में। आपको समझ में आ गया होगा। मॉनेटरी मतलब जो किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से पैसे से जुड़े हुए हैं, और नॉन मॉनेटरी में जो पैसे के अलावा है तो बेनिफिट वो भी, लेकिन है उनके अलावा। इसी के साथ ये यूनिट मैंने 2 पार्ट में बांटी है। आपको पहली यूनिट आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो आप ये मान के चलें जब तक CBSE का ऑर्डर नहीं आ जाता कि ये पेपर होगा, और आप अपनी तैयारी करते रहें। और इसी के साथ आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।